हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है यूएस पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। सो अभी हम प्रेसिडेंट की पावर्स भी पढ़ चुके हुए हैं पिछले वीडियोस में। हम फेडरल की पावर्स भी पढ़ चुके हुए हैं। हम कांग्रेस की पावर्स पढ़ चुके हैं, सेनेट की पावर्स पढ़ चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर यूएस की लास्ट वीडियो जिसके अंदर हम पावर ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल की प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी तो पॉलिटिकल साइंस की एक पूरी लंबी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर पूरी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आप कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आपको काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस के अलावा कई टॉप नॉच टीचर जो हैं वो इसी चैनल के ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी। चले जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, एक तो ये चीज समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल का पार्ट है। फेडरल मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो 50 स्टेट्स है ना टोटल, तो अब हर स्टेट जो है 50 स्टेट्स, इनके अंदर कोर्ट्स हैं। इन सारे कोर्ट्स के ऊपर मेन बादशाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। और बड़े बड़े जितने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं ना मुल्क के, वो सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं। जो छोटे छोटे फैसले हैं स्टेट्स के, वो स्टेट्स के अंदर ही हो जाते हैं। अब जो है वो हाईएस्ट कोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स है सुप्रीम कोर्ट। एक चीज का चीफ जस्टिस होता है और एक इसके अंदर 8 जो है वो एसोसिएट जजेस होते हैं। ठीक है। अब इसके पास दो तरह की जुरिस्डिक्शंस होती हैं। जुरिस्डिक्शन मतलब ताकत या इसकी कह लो एरिया जहां पर ये लोग खेल सकते। खेलने से मतलब ये है कि जहां पर ये लोग फैसले कर सकते हैं। एक है इसकी ओरिजिनल और एक है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये होती है कि वो केसेस के जिनके अंदर आप खुद ही से फैसला कर दें या सुमोटो ले लें, या वो केसेस जिसके अंदर कोई आपके पास खुद अपने केसेस लेकर आ जाए। मतलब कि लेट अस सपोज कोई ऐसे केसेस जिनके अंदर कोई एम्बेसडर्स इफेक्ट हो रहा है, कोई मिनिस्टर्स इफेक्ट हो रहा है, या कोई इंटर गवर्नमेंट केसेस चल रहे हैं दो स्टेट्स की गवर्नमेंट के दरमियान, या फेडरल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट के दरमियान कोई मसले चल रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कौन देखता है? वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। उसके ऊपर वो सुमोटो भी ले सकते हैं और ये लोग अपने फैसले अपनी चीजें डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं। मतलब कि इनको ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले लोअर कोर्ट में गए, फिर उससे अपर कोर्ट में आए, फिर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्टली वो अपने केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट खुद भी उन केसेस केसेस को डायरेक्टली वो सुमोटो, उसके ऊपर सुमोटो क्या होता है कि किसी भी केस को खुद ही सुनना शुरू कर देना, मतलब किसी भी केस के ऊपर खुद ही से एक्शन ले लेना और उनको बुला लेना अपने पास कि जी आओ आपका हम मसला हम सॉल्व करें। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि अभी इमरान खान का और जो नवाज शरीफ का मसला चल रहा था कि जब इन लोगों ने असेंबली के अंदर, इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी थी और कहा था जी कि ये जो है फॉरेन फंडेड जो सारा काम चल रहा है इस वजह से मैं असम्बलियां तोड़ रहा हूँ, और ये जो मेरे खिलाफ ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है इसको मैं नहीं कंसिडर करता। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद ही इन सबको बुलाया और कहा कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके बाद अब आ जाती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? वो ये होती है कि केसेस जो है वो अपील दर अपील होकर सुप्रीम कोर्ट तक आए। कि मतलब कोई केस आया, वो पहले छोटे कोर्ट में गया, फिर उससे बड़े कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये तरीके के तहत जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। और दूसरा, खुद भी केसेस वो गवर्नमेंट लेवल पे ले सकता है। फिर जुडिशियल रिव्यू जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये जो यूएस का सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ये पूरा का पूरा इसी जुडिशियल रिव्यू के ऊपर खड़ा हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है। अभी जो सुमोटो है ये असल में जुडिशियल रिव्यू ही है, अब इसी को हम डिस्कस करने लगे। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अगर नेशनल लेजिस्लेशन या स्टेट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या है कि अगर कोई बिल सेनेट पास करती है या अगर कोई बिल किसी स्टेट के अंदर कोई लेजिस्लेटर पास करता है, कोई लेजिस्लेटर इदारा, तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो उसको खत्म कर सके और या उसमें चेंजिंग करवा सके अगर वो लॉज इंसानी हकूक के खिलाफ है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव कोई कोई ऐसी चीज कर देता है जो कि इंसानी हकूक के खिलाफ है, तो उसमें भी क्या करती है सुप्रीम कोर्ट? डायरेक्टली इंटरफेयर करती है और उस केस को सुनती है। लेट अस सपोज, जैसे अभी पिछले, सपोज नहीं करें बल्कि पीछे हुआ है ये कि ब्लैक लिव मैटर वाला एक केस काफी चला था, तो उस केस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने देखना शुरू कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव काम गलत कर रहा हो या कोई गलत कानून पास हो गया हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, तो उसको नल एंड वॉइड करने की इसके पास क्या अथॉरिटी है।
अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल से मतलब ही ये है कि वो बिल ऑफ राइट्स के खिलाफ है। बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स जो है, असल में जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें राइट्स के बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी, तो उसके बाद अमेंडमेंट्स के तहत बिल ऑफ राइट्स लाया गया। मतलब पहली अमेंडमेंट, दूसरी, तीसरी, तो तकरीबन 10 अमेंडमेंट जो है उनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, पहली 10 अमेंडमेंट्स को। जिसके अंदर ये अमेंडमेंट थी कि जी इंसान को आज़ादी होगी, रिलीजियसली इंसान को बोलने की आज़ादी होगी, ये सारे जो है उस बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा है। तो एक्चुअली बिल ऑफ राइट्स जो है उससे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावर आती है। बिल ऑफ राइट्स क्योंकि ये कहता है कि इंसान को आज़ादी है हर काम करने की। तो अब इस सारी चीज को देखता कौन है? सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो बिल ऑफ राइट्स ने बात की वो बात चले भी। मतलब बिल ऑफ राइट्स ने बात की कि हर इंसान को आज़ादी हर चीज करने की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखता है कि जो उसने वो बात की वो पूरी हो रही हो, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ पावर इसके वही हैं जो ड्यू क्लॉज है वो फिफ्थ और 14th अमेंडमेंट में अलोंग विद बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये जो ड्यू प्रोसेस क्लॉज है वो भी ये कहती है कि हर इंसान को आज़ादी है उसके रहने में, उसके रिलीजियसली, उसके हर चीज में जो वो काम करना चाहता है, उसकी जेंडर में भी उसको आज़ादी है। ठीक है, तो ये फिफ्थ अमेंडमेंट और फोर्टींथ अमेंडमेंट और बिल ऑफ राइट्स जो फर्स्ट 10th अमेंडमेंट्स है, इससे जो है मेन सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है और सुप्रीम कोर्ट को बोलने का मौका मिलता है कि जी आप ये काम गलत कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। फिर जी स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है कि रिव्यू ऑफ स्टेट लॉ जो है वो उसको रिव्यू कर सकता है कि अगर कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या कोई ऐसी ट्रीटी जो कि प्रेसिडेंट ने किसी और मुल्क के साथ साइन की हो उसके खिलाफ है, तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट कभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं पास कर सकती जो कि फेडरल को तंग कर रहा हो। मतलब लेट अस सपोज अगर किसी प्रेसिडेंट ने किसी उसके साथ मुल्क के साथ फैसला कर लिया मिलके कि जी पेट्रोल हम आपसे खरीदेंगे, लेकिन क्या हो स्टेट ये लॉ पास कर देगी जी हम तो पेट्रोल किसी और मुल्क से खरीदेंगे, तो वो उसको नल एंड वॉइड कर देगी जुडिशियल रिव्यू लेके सुप्रीम कोर्ट। फिर फेडरल लॉ के बारे में भी इसी तरह ही है कि फेडरल अगर कोई ऐसा लॉ पास कर दे कि जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या प्रेसिडेंट के खिलाफ हो, तो वो तो खैर प्रेसिडेंट उसको खुद देख लेगा अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ होगा, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू के जरिए ठीक किया जा सकता है। फिर एग्जेक्टिव एक्शंस की बात होगी, कोई प्रेसिडेंट अगर कोई गलत काम कर दे, किसी बड़ी ऐसी चीज में मुलविस हो जाए कि जो कि मुल्क के खिलाफ हो, तो वहां पर भी जुडिशियल रिव्यू ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अभी देखें, ये एक एग्जांपल है कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन एक था, जो ट्रूमैन प्रेसिडेंट था यूएस का, एक पुरानी बात है कि उसने सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को ये हदायत की कि वो जितने जो कंट्री के स्टील मिल है ना उनको सीज करे और खुद उसको चलाना शुरू कर दें। तो प्रेसिडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और उसे कहा कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है उनको एक्सीड किया। ठीक है, और इसी तरह फिर उसके उस फैसले को रद्द कर दिया गया। बहरहाल ये एक एग्जांपल है कि ट्रूमैन की, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ट्रूमैन किसने ऑर्डर दिया था स्टील मिल को, और फिर जुडिशियल रिव्यू की भी एक एग्जांपल है बहुत बड़ी के जिसमें प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ काम हुआ हुआ। फिर जी सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यूनिफॉर्मिटी इन यूएस सिस्टम। यूएस सिस्टम के अंदर जो है जो यूनिफॉर्मिटी है उसकी मेन वजह यही है कि जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू ये इंश्योर करता है कि हर बंदा आज़ाद रहे, हर स्टेट आज़ाद रहे, और स्टेट और फेडरल का आपस में कोई झगड़ा ना हो। इन केस अगर स्टेट और फेडरल इन दोनों का आपस में कोई झगड़ा होता है तो उस वक्त जुडिशियल रिव्यू एक बहुत अहमियत का हामिल होता है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर बंदे की नजरें होती है, जैसे पाकिस्तान में भी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो स्टेट को भी मानना पड़ता है और फेडरल को भी मानना पड़ता है। तो अगर स्टेट और फेडरल दोनों इस वक्त इकट्ठे हैं तो उसकी एक वजह है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशरी ये देख रही होती है कि कौन सही है कौन गलत है। फिर यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर कई लॉज ऐसे हैं कि जो कि सही तरह से डिफाइन नहीं हुए हुए, मतलब कि उनको अगर उनकी गलत इंटरप्रिटेशन कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी हुई है तो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन ले लेना भी, वो उसको भी कौन ठीक करता है? उसको भी जुडिशियल रिव्यू और जुडिशरी ही देखती है कि कोई स्टेट ये ना कह दे कि लेट अस सपोज अगर कोई ये कह दे कि हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ, तो एक स्टेट इसी को वो बेसिस बना के प्रोस्टिट्यूशन वो कर दे, क्योंकि वो भी तो उसके जीने का मर्जी है ना कि वो जो मर्जी चाहे वो करे, वो बंदा कत्ल करना भी जायज कर दे क्योंकि हर बंदे की मर्जी जो चाहे वो करे। तो गलत इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ी होती है अपने पावों के ऊपर। यूएस डिवीजन एंड लिमिटेशन ऑफ पावर्स।
तो ना फेडरल स्टेट को तंग कर पाती है, ना स्टेट फेडरल को तंग कर पाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा होता है कि कौन सही है और कौन गलत। और अगर कोई इस तरह करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट फौरन उसको बुला के उसकी जो उसका फैसले हैं वो नल एंड वॉइड कर देता है। फिर कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन से आगे नहीं बढ़ता, ये बात हमने कर ली। तो और दूसरा, ये इंसानी हकूक का जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी ऐसा कानून पास हो जाए, कोई एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम कर दे जो कि इंसानी हकूक के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फौरन देखता है। इसीलिए कोर्ट जो है वो लोगों का एतमाद जो है उसको एंजॉय करता है, और लोगों का एतमाद उसके ऊपर काफी बढ़ चुका हुआ है पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसका मुहाफिज रहा है। ठीक है। सो आज जो है वो यूएस खत्म हो चुका हुआ है, अब इसके बाद हम यूके स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चाइना, और फिर टर्की, और फिर इंडिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।